ट्रेडिशनल कह लें या इसी को नाम देंगे नेचुरल मेथड। अब ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड इसलिए कहते हैं कि कोई हम आर्टिफिशियल डिवाइस इस्तेमाल नहीं करते, मैन मेड कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कॉपर टी हमने बनाई है, कंडोम हमने बनाया है, गर्भनिरोधक गोलियां हमने बनाई हैं, वो नेचुरल मेथड नहीं है। इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। 3 है हमारे पास नेचुरल मेथड। जैसे सबसे पहला वाला जो मेथड है इसे कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इसी नाम से पॉपुलर है। वैसे कई बार लोग इसको रिडिम मेथड भी कहते हैं, रिडिम मेथड। लेकिन इस नाम से बहुत रेयरली सवाल कहीं आपको मिलेगा हमेशा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक का मतलब एक समयांतराल, फिक्स समय है। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी बना देना। क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल मेथड हम आपको पढ़ाएंगे, 3 तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, तो इन सब का एक ही फंक्शन है, इट प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ये कुछ ऐसा मेथड है जिसमें हम स्पर्म और ओवा को मीट नहीं करने देते। यानी आंसर क्या लिखेंगे हम? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। मैंने कहा था ना हर जगह में यही लिख के जाऊंगा कि हर मेथड में लिखा होगा प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। लेकिन अभी आप 3 मेथड ये पढ़िएगा, देखिएगा तीनों का वर्किंग कल्चर अलग अलग। अब ये वाला मेथड आपको पढ़ना है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को दूसरे तरीके से पढ़ना। जैसे अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम देखें तो ये 0 दिन से शुरू हुआ था और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी 28 दिन की होती है, तो 28 दिन की। शायद याद होगा आप लोग को 14वें दिन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवल्यूशन होना चाहिए। शुरू के 3 से 5 दिनों तक अगर हम लोग फेज की बात करें तो इस फेज को आप कहते थे मेंस्ट्रुअल फेज, याद है? फिर यहां से लेकर यहां तक की फेज को कहते थे फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फिर यहां से यहां तक की फेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज या सेकेंडरी फेज। ऐसा ही पढ़ा था। फिर ये भी कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो गिनती होती है वो कैलेंडर से नहीं की जाती है। पहला दिन होगा द डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जैसे आज की हम बात करें तो आज है 7 तारीख, कैलेंडर में 7 दिख रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आज सुबह से हमारे मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ, सुबह 7 बजे से, तो कैलेंडर का 7 होगा लेकिन मेरा पहला दिन 7 को रीडिंग हुई, 8 को हुई, 9 को हुई, 10 को, 4 दिन रीडिंग हुई, 11 की सुबह से रीडिंग बंद। इसका मतलब कि 4 दिन हमारी मेंस्ट्रुअल फेज चली, इसके बाद फॉलिकुलर फेज चली। गिनना तो सिखाया था मैंने, तो ये 1 डे की बात यहाँ से ली चली। अब जरा देखिए, इसमें ये जो आपके पास इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वां दिन, ये लीजिएगा 10वां कौन सा, कैलेंडर से नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और यहाँ लेंगे हम 17वां दिन, यानी 10 से लेकर 17 दिन का पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल का। सबका अलग अलग हो सकता है। अब वो गिनती कहाँ से शुरू होगी वो फीमेल बताएगी। तो ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पीरियड में ओवल्यूशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये आपको फिर रटाया जाता है, ओवल्यूशन अकर्स ऑन द 14th day ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि ओवल्यूशन किस दिन होगा ये ईश्वर भी नहीं जानता है, वो लड़की भी नहीं जानती जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, खाली नीट का बच्चा है, उससे पूछा जाता है, वो बता के आता है जो। लेकिन अब यहाँ पर हम कहने जा रहे हैं ओवल्यूशन इज नॉट फिक्स्ड। वो ओवल्यूशन किसी दिन 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे भी हो सकता है। तो जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है
जो ओव्यूलेशन की नॉर्मल डे है उससे 3-4 दिन पहले भी हो सकता है, 3-4 दिन बाद भी हो सकता है। तो फर्टाइल पीरियड इसीलिए कहते हैं कि इस दिन ओव्यूलेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और अगर इस दिन इस पर पहुंच जाए तो फर्टिलिटी हो ही जाएगी। तो हम तो पढ़ रहे हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इसीलिए इस फर्टाइल पीरियड को हम लोग कहते हैं रेड पीरियड। अभी बताते हैं रेड क्यों कहते हैं। लेकिन फर्टाइल पीरियड का मतलब क्या हुआ? फर्टाइल पीरियड का मतलब हुआ द डेज या पीरियड इन विच चांसेस ऑफ ओवल्यूशन इज हाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर यही होगा, हो सकता है 17 को या 19 तारीख को हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना 10वें दिन से लेकर 17वें दिन की। तो भैया कंट्रासेप्टिव मेथड है तो इस दौरान सेक्स मत करिए। रेड का मतलब स्टॉप। हाँ, इसके आगे का ये जो दिन है 17वें से लेकर 28वें दिन का पीरियड, ये या 0 से लेकर के 10वें दिन का पीरियड, दैट इज नोन एज सेफ पीरियड। ये सेफ पीरियड है। ये जानकारी होगी तभी आप इस मेथड को समझ सकते हैं। किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू के 10 दिन और लास्ट के लगभग 10 दिन ही तो ये सेफ है। बीच के जो 7-8 दिन के समय होते हैं वही रेड पीरियड है। अब पढ़िए टॉपिक का नाम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो हम उस कपल को पहले ये समझाएंगे कि भैया जानिए रेड पीरियड और सेफ पीरियड कौन सा है। फिर पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, बच्चा चाहिए? उसने कहा यस। तो उन्होंने कहा भैया इस पीरियड में सेक्स जरूर करिए। हम ये नहीं कहते 30 दिन आप सेक्स करना, पॉसिबल ही नहीं है नेचुरल कंडीशन में कि हम 30 क्या 250 दिन सेक्स करें, नहीं संभव। तो अगर आप कपल ये कहता है कि हमें बच्चा चाहिए, फर्टिलिटी चाहिए, तो उसी काउंटिंग करके बता देते हैं कि तो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल गिनिएगा, 10वें से लेकर 17वें दिन में आप पॉपुलेशन करिएगा, क्वेश्चन करेंगे, इंसेमिनेशन करेंगे, और बाय द वे उसी समय ओव्यूलेशन होता है जिसमें चांसेस ज्यादा हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, योर वाइफ बिकम प्रेग्नेंट। लेकिन उसने कहा नहीं सर, हम तो ये नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं बच्चा नहीं चाहिए, तो सबसे सरल तरीका सेक्स ही मत करो। ये तो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम उससे कहते हैं कि आप 28 दिन में ये 8 दिन सेक्स मत करो। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेक्स यानी क्वाइटस must be avoided between the 10th to 17th day of menstrual cycle। यही हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। लय का मतलब होता है रिदमिसिटी, एक निश्चित अंतराल पे वो काम करे। तो पॉइंट हुआ कपल शुड अवॉइड क्वाइटस in 10th to 17th day of menstrual cycle। वजह आपको ऊपर लिख दी, क्योंकि इन दिनों में 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच में से चांसेस ऑफ ओवल्यूशन सबसे ज्यादा है। तो आप शुरू के 10 दिन सेक्स कर सकते हैं, लास्ट के 10 दिन सेक्स कर सकते हैं। अब इसमें एक बच्ची हमसे 3 दिन पहले पूछ रही थी, पता नहीं किस बैच की थी, कि जब ब्लीडिंग फेज होती है तो क्या उस समय सेक्स किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बस लोग करते नहीं हैं क्योंकि अनहाइजीनिक हो जाता है, क्योंकि लगातार ब्लीडिंग हो रही है और उस दौरान सेक्स करना थोड़ा अनहाइजीनिक होता है। लेकिन यस दैट्स सेफ। अभी कल एक लड़की ने हमसे कहा सर हमको तो एक नई बात पता है। हमने कहा बताओ। तो उसने कहा कि सर हमको ये मिथ है, आप कह रही मिथ है, कि अगर ब्लीडिंग के दौरान सेक्स किया जाए, मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान, तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे ही नहीं पैदा होते, जुड़वा की बात की छोड़, ये मिथ है। इसीलिए कहा था सेक्स एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी। ये बातें आप किसी से आज तक पूछ ही नहीं पाई, और उसने ये सीख रखा था कहीं से कि अगर ब्लीडिंग फेज, अगर जुड़वा बच्चे चाहिए तो ब्लीडिंग फेज के दौरान सेक्स करना चाहिए। ब्लीडिंग फेज के दौरान ओवल्यूशन नहीं,
लेकिन उसको ये बताया गया था कि ब्रीडिंग फेज के दौरान तो अंडा बाहर निकलता है, अरे शरीर से बाहर निकलता है, मरा हुआ अंडा निकलता है, सेकेंडरी साइड याद करें कभी। हाँ, अनहाइजीनिक है, सेक्स शुड बी अवॉइडेड एट दैट टाइम। लेकिन अगर सेक्स यस या नो की बात है तो यस कर तो सकते हैं, हमारे कंट्रासेप्शन के हिसाब से दैट इज सेफ। यही आंसर पढ़ लीजिए। इट प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। कैसे? आपने इस दौरान इंसेमिनेशन किया, यानी स्पर्म पहुंचाया, अंडा नहीं। जब अंडा है तो स्पर्म नहीं, इंसेमिनेशन नहीं। फिर जब स्पर्म है तो अंडा नहीं है, तो मीटिंग कैसे हो जाएगी? तो आंसर हुआ ना। तो ये समझ में आना चाहिए। लड़के कोई समझ में आता है, लड़का वही रटे रहता है, कहता प्रिवेंट। और अगर आप इसे सीखोगे तो हर जगह यही कॉन्सेप्ट इसी तरह के सीखने। अब बात आती है, बहुत बढ़िया बात बताई, तो कई लोग राय दे देते हैं, भैया बगल में बता देते हैं। नई शादीशुदा जोड़ा होता है, समझता है कि भैया डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हैं, पूछ लेता है, तो समझा देते हैं कि हमारे सर ने कहा था भैया गिन लो 8 दिन सेक्स मत करना। वो सोचता है चलो फ्री में राय लीजिए। सो ये सेफ नहीं, इफिकेसी इज वेरी पुअर। ओवल्यूशन कैन बी अकर ऑन द 7th डे। तो ये राय किसी को दीजिएगा नहीं तो एक दिन बच्चा ले खड़ा हो जाएगा कि इसका क्या करें, क्योंकि ओवल्यूशन फिक्स नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है। हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो सही है, आइडियल नहीं है, ये बता रहा हूँ। नो साइड इफेक्ट, क्योंकि कोई आपने केमिकल का इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन सर इफिकेसी की अगर बात करें दैट इज वेरी पुअर। इफेक्टिव की बात करें तो पुअर है ही। अगर इसके भरोसे आप सेक्स करोगे तो 1 महीने नहीं होगा, 2 महीने नहीं होगा, तीसरे चौथे महीने पक्का जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत वैरी करता है। ये हमें पता ही नहीं होता कि मेरी साइकिल आज से शुरू हुई 28 दिन की, हो सकता है 35 दिन की हो, और 35 दिन की होगी तो ओवल्यूशन किस दिन होगा? 21वें दिन। 14 घटाइए, बाहर निकले। तो ये हमें पता कहाँ होता है? हम तो पुरानी हिस्ट्री से बता रहे हैं कि सर हमारा मेंस्ट्रुएशन हमेशा 28 दिन पे होता है, लेकिन कभी कभी अचानक 35 दिन हो जाता है, तो इसीलिए इफेक्टिव नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा कहलाता है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस इसी नाम से पॉपुलर है। वैसे इसका एक नाम और भी है, विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड, विड्रॉल का मतलब होता है निकाल लेना। बैंक में आप विड्रॉल फॉर्म भरा करते थे, अब तो सब चेक से या एटीएम से पैसे निकालते हैं। अभी भी आपके पास चेकबुक ना हो तो विड्रॉल एक फॉर्म भरना होता है, तो आप पैसे निकाल सकते हैं। तो क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस का मतलब सेक्स और इंटरप्टस का मतलब होता है रुकावट, बाधा, कोई ना कोई अवरोध करना। वहां पे हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो क्वाइटस की प्रक्रिया क्या है? मेल और फीमेल शरीर नजदीक आती है, मेल की पेनिस में इनलार्जमेंट होता है, फिर अपनी पेनिस को फीमेल वजाइना में इंसर्ट करता है, फिर उसके बाद इंसेमिनेशन होता है। यही तो जनरल प्रोसीजर है। फिर इंसेमिनेशन होने से पहले अगर पेनिस को निकाल लिया जाए, क्योंकि जब इजाकुलेशन होता है मेल में तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले मेल को सेंसेशन हो जाता है। फिर अब इजाकुलेशन होने जा रहा है, तो जस्ट बिफोर इजाकुलेशन अगर मेल अपना पेनिस फीमेल वजाइना से विड्रॉ कर दिया, यानी आंसर सिर्फ एक है, नो इंसेमिनेशन। अब सेक्स की सारी एक्टिविटीज करो, लेकिन इजाकुलेशन वजाइना में करो ही ना, इंटरप्टस हुआ। यानी इसमें कहा गया द मेल विड्रॉ his penis from vagina just before ejaculation कह दें या insemination कह दें। भाई हम वेजाइनस के अंदर है ना, तो हम दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकते थे। तो जो एक्टिविटीज हैं वो सारी करें, खाली बस इजाकुलेशन आप वेजाइना में ना करें। जब इजाकुलेशन करेंगे ही नहीं
तो क्या ये प्रक्रिया हुई? कोई छू देने से बच्चा थोड़ी ना हो जाता है, कि हिंदी मूवी थोड़ी ना चल रही कि मैं देखा बच्चा हो गया तो बच्चा होने का एक ही प्रक्रिया है कि इंसेमिनेशन होना चाहिए। स्पर्म जब एम्पुला में फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे उसी समय ओव्यूलेशन होना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन की संभावना है। तो यहाँ पर पॉइंट आया, नो इंसेमिनेशन, ejaculation should be outside the female body। तो अगर हम ये लिख जा रहे हैं नो इंसेमिनेशन, तो पक्का जानिए सर फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा ना। तो क्वाइशन करेंगे, लेकिन उसमें जब इजाकुलेशन होने वाला होगा तो हम पेनिस को विड्रॉ करेंगे। अब नो इंसेमिनेशन मतलब नो फर्टिलाइजेशन। देखिए दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग हुई कि नहीं, नतीजा एक ही रहा। यहाँ पे क्या था, जब स्पर्म था तो अंडा नहीं था, जब अंडा था तो स्पर्म नहीं था, जब स्पर्म था तो अंडा नहीं था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा, हमने कहा कभी स्पर्म है ही नहीं। अब ओवुलेशन से हमें कोई मतलब ही नहीं है, चाहे दिन चाहे जो सब, पहला दिन हो, 7वां दिन हो, 17वां दिन हो या 32वां दिन, नो मैटर्स, इंसेमिनेशन नहीं। लेकिन सर इसके भरोसे भी मत रहिए, क्योंकि कई बार होता है कि सर हम पेनिस से निकाल रहे होते हैं बाहर, अचानक इजाकुलेशन हो जाता है और एक भी स्पर्म पर्याप्त है। तो सर साइड इफेक्ट तो इसमें भी नहीं है, देयर इज नो साइड इफेक्ट, क्योंकि कोई केमिकल जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं, नो साइड इफेक्ट, लेकिन इफेक्टिव वेरी गुड। कई लोग इसी में कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं भैया हम तो इंसेमिनेशन नहीं करेंगे, एक बार, दो बार, 3 बार नहीं करेंगे, सर 5वां नहीं हो पाएगा। इंसेमिनेशन में कुछ ना कुछ सीमेंट जरूर चलेगा। इवन इजाकुलेशन से पहले जब आपके यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन निकलता है तो उस सिक्रीशन में भी 10, 20, 50 स्पर्म होते हैं। इसके भरोसे किसी को एडवाइस नहीं की जा सकती। अगर वो कह रहा है कि हमको स्ट्रिक्टली बच्चा नहीं चाहिए, तो भैया कह रहे ये दोनों मेथड, अगर उसने स्ट्रिक्ट कर दिया, ये वो मेथड है जिसमें कहा जाता है कि वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर हुआ? अब तीसरा मेथड, थर्ड मेथड है एलियम। इसका नाम कहलाता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया शब्द से परिचित है? एमिनोरिया का मतलब नो मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग नहीं हो रही। अब इसे कैसे सीखें? आपने कहा मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, लेकिन अगला शब्द लिखा है लैक्टेशन। मेंस्ट्रुएशन ना होने की बहुत सारी वजह होती है। पीछे आपने पढ़ा कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मे बी बोला था, हमेशा नहीं। इट मे बी ड्यू टू स्ट्रेस या पुअर हेल्थ। एक लाइन छोड़ दी, लैक्टेशन, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तब भी एमिनोरिया होता है। वहां एनसीईआरटी में नहीं लिखा, क्यों ऐसा, ये पहले सीख लीजिए। अगर हम लैक्टेशन कह रहे हैं कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये तो गारंटी आपके पास होगी अम्मा के पास पीआरएल बहुत ज्यादा होगा। सहमत है? तभी तो दूध पिला रही है। और पीआरएल का सीधा रोल होता है एफएसएच में, वो एफएसएच को इनिबिट करके रखती है। ये नहीं सीखता रहता, बस इतना याद करता है कि लैक्टेशन के दौरान सर एमिनोरिया क्यों होता है, हमने बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान भी तो एमिनोरिया है। क्यों है? 2 हार्मोन की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन और पीआरएल। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन भी तो हाई था, पीआरएल भी आपने लिखा था मेनीफोल्ड्स, 5 हार्मोन लिखे थे, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, पीआरएल एंड थायरॉक्सिन। 5 हार्मोन लिखा था, कई गुना बढ़ जाता है। याद करिए, प्लेसेंटा में पढ़ा है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है और जो आपके पास पीआरएल है, ये दोनों एफएसएस को इनहिबिट करते हैं। इससे प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। लेकिन हम तो बच्चा पैदा कर चुके हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा नहीं रहा, ये तो है ना। अब सोचिए, एफएसएच अगर बहुत कम होगा तो क्या होगा? दैट इज नो स्टिमुलेशन
ऑफ फॉलिकल, ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल को कौन स्टिमुलेट करता था? FSH। उसकी ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल तो बहुत सारे थे ना, 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो वही तो स्टिमुलेट होते थे। अब FSH जब कम है तो फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होगा, मींस हुआ नो फॉलिकुलर ग्रोथ, कोई फॉलिकल की ग्रोथ ही नहीं। और जब नो फॉलिकुलर ग्रोथ है तो नो ग्रेफियन फॉलिकल, नो ग्रेफियन फॉलिकल। और अगर ग्रेफियन फॉलिकल नहीं है तो ओवल्यूशन है। फिर बोलो, जब भाई ग्रेफियन फॉलिकल ही नहीं बना तो LH आएगा ही नहीं, और LH आएगा नहीं तो आंसर होगा दैट इज नो ओवल्यूशन। और जब ओवल्यूशन नहीं होगा तो क्या ल्यूटियल फेज आएगी? तो भैया नो मेंस्ट्रुएशन, यही तो पढ़ा। लेकिन इतनी बात को ध्यान नहीं देता, बस खाली एक ही बात मैंने देखी, बड़े बुरे अनुभव हम लोग, कई जगह पर काफी मेहनत से पढ़ाई है, उसके बाद भी बच्चा अपना जिस्ट जो होता है सारांश और रखा लेता है, कहता पढ़ाते रहो। तो जब आप सवाल के ऑप्शन देखते हो तब फंसना शुरू होता है। सीधा सीधा सवाल होता है तो जो सब बच्चे कर रहे हो आप भी कर लोगे। आप अपने आप को डिफरेंशिएट तब कर पाते हो जब सवाल की थोड़ी औकात बढ़ जाती है। और सारे के सारे सवाल आसान नहीं होते, 10 ही 15 सवाल होते हैं जो आपको अपनी मतलब शक्ति दिखाने का मौका देते हैं। तो सवाल का लैंग्वेज बदलेगी तब आपको यहाँ पे जरूरत है। यहाँ ओवल्यूशन ही नहीं हो रहा है। और अगर मान लीजिए ये स्थिति है और इसी दौरान आपने कहा सर हमने इंसेमिनेशन भी किया, आपने तो इंसेमिनेशन करने की बात की है ना, उस दौरान तो हमने ये नहीं कहा कि सेक्स मत करिए। तो अगर नो ओवल्यूशन और इंसेमिनेशन तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? यही तो कहा है, नो ब्लीडिंग ऑफ स्पर्म। यानी इसका नतीजा क्या निकला? दैट इज नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। चेक कर लीजिए, तीनों का मैकेनिज्म मतलब अलग अलग है। अगर आप सीख पाएंगे तभी क्लास का बेनिफिट है, नहीं तो आपका एक लाइन सबसे ऊपर लिखा हुआ है, अपना रट के घर चले जाइए। प्रिवेंट मीटिंग ऑफ दिस। हमने कहीं कोई केमिकल यूज नहीं किया, कोई भी मैन मेड डिवाइस इस्तेमाल नहीं की, ये नेचुरल फिनोमेना है लैक्टेशन। लेकिन सर ये वाला जो फिनोमेना है दैट इज इफेक्टिव मैक्सिमम अप टू 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने तक ही पीआरएल हाई रहता है। कुछ लड़कियों में तो 3 ही महीने हाई रहता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक, क्योंकि ये फिनोमेना तब तक होगा जब तक पीआरएल पीक पर होगा। अब पीआरएल के बारे में भी बताया है पॉजिटिव फीडबैक। एक दिन कहा था माँ अपने बच्चे को जितना दूध पिलाएगी उतना ही बनेगा। अब माँ दूध पिला के चली गई ऑफिस, शाम को लौटी 7 बजे, दिन भर उसने दूध नहीं पिलाया, पीआरएल का लेवल कम है। तो कम है तो एमेनोरिया बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो घर में छुट्टी लेके बैठी है 4 महीने की, अपने बच्चे को प्रॉपर फीड कराएंगे तो सर पीआरएल भी ज्यादा होगा, एमेनोरिया भी ज्यादा होगा, लंबे समय तक होगा, फर्टिलाइजेशन में। तो यस, दिस मेथड इज इफेक्टिव, इफेक्टिव मैक्सिमम अप टू 6 मंथ, तब से आफ्टर चाइल्ड बर्थ। वो मैक्सिमम लिखना उसको ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस में नहीं रहिएगा कि सब फीमेल में 6 ही महीना होता है। कई फीमेल कहती हैं सर प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, डिलीवरी के 2 महीने बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई। तो इसलिए शुरू हो गई क्योंकि पीआरएल का लेवल गिर गया। और कई लड़कियां कहती नहीं सर 9 महीने बाद पहला मेंस्ट्रुअल आएगा, सारा रोल इसका है। तो जब तक एमेनोरिया चल रहा है तब तक तो आप 100% सेफ हो। तीनों में कंपैरिजन कर लीजिएगा। यहाँ भी आपने देखा जिस समय हम स्पर्म की बात कर रहे थे यानी इंसेमिनेशन की, उस समय अंडा नहीं था, नो फर्टिलाइजेशन। जिस समय अंडा था उसमें उन्होंने मना कर दिया था ऑपरेशन मत करिए, नो फर्टिलाइजेशन। फिर वही स्थिति, जिस समय इंसेमिनेशन का उस समय ओवल्यूशन नहीं था, नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ देखिए क्या बोला, हमने कहा कभी हम इंसेमिनेशन करेंगे जब स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं तो कहेगा फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे हमने कहा कि पीआरएल का लेवल ज्यादा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल ही नहीं रही है, तभी एमेनोरिया है। और उस समय अगर हम इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो सर नो फर्टिलाइजेशन। लेकिन दिस मेथड इज इफेक्टिव ओनली अप टू द मैक्सिमम 6 मंथ। इसके आगे इफिकेसी बहुत पुअर है।
इससे कम में भी पुअर हो सकती है अगर वो मेंसेस जल्दी आ जाएं।